तो अब हम लोग इतना जान चुके हैं पिछले लेक्चर से कि स्टेबिलिटी बेसिकली साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, बल्कि डिपेंड करेगा कि पर यूनिट ऑफ न्यूक्लियस कितना बाइंडिंग एनर्जी है ना। यदि बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन यदि आप देखोगे, पर न्यूक्लियस देखोगे, यदि लेस होगा तो लेस स्टेबल और मोर होगा तो मोर स्टेबल। तो जो जैसे हम लोग यूरेनियम वगैरह के लिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस देखेंगे तो वो स्टेबल पार्टिकल से कम हो जाता है, इस वजह से वो अनस्टेबल हैं और वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, वो टूटते हैं, यानी अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल को वो क्या करते हैं, इमिट्स करते हैं, है ना। तो जो लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो किसका होता है, बिस्मथ का। इसके बियॉन्ड सब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल है, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम लोग ऐसे ही, क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला है तो आप ग्राफ बना लोगे, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार जितने भी है, सब जो भी आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पढ़ते हो, उन सब एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैलकुलेट किया गया। तो जो ग्राफ प्लॉट किया गया वो इस तरह से आया, है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर पॉइंट वहां पे आता है जहां पे एक टर्न लेता है वो हीलियम के लिए होता है। इसका मतलब हीलियम जो है वो हीलियम अपने आसपास वाले एलिमेंट से, जैसे हाइड्रोजन है ना, अपने आसपास वाले एलिमेंट से सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से तो जब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है अपने आसपास वाले एलिमेंट से और हल्का भी है, इसलिए क्या होता है कि जैसे जितने भी एक्सपेरिमेंट पहले होते थे उन सब में अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया जाता था। जैसे रदरफोर्ड वाला मॉडल था तो उसमें किसका बॉम्बार्डमेंट कराया था, अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स का क्यों कराया था, अल्फा पार्टिकल्स का इसलिए कराया था क्योंकि वो स्टेबल है। क्योंकि पता चला कि हमने उसको थ्रो तो कर दिया, बॉम्बार्डमेंट करा रहा है, लेकिन पता चला वो खुद ही ब्रेक हो गया, तो हम एनालिसिस किसकी कर पाएंगे। तो ये मोस्ट स्टेबल था, तो इसलिए क्या है कि स्टेबिलिटी हाई थी इसकी, इसलिए ये ऐसे ही था। और ग्राफ में बनाया गया, देखा गया तो सबसे ज्यादा जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आया वो आयरन का आया, आयरन 56 का। तो इसका मतलब मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल जो एलिमेंट होता है वो आयरन होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। और जो लास्ट, ठीक है ना, जो लास्ट स्टेबल एलिमेंट है वो क्या है, बिस्मथ। तो जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है आयरन, उससे बिस्मथ का ये जो गैप देखोगे ना आप, ये लगभग पर न्यूक्लियस ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये यहाँ पे 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। मतलब ये जो गैप है लगभग हाईएस्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कम होता है। इसके बाद के जो एलिमेंट है पर न्यूक्लियर एनर्जी उसकी बहुत कम होती जाएगी। तो जब बहुत कम होती जाएगी तो वो सब क्या है, वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो अब हमने कुछ इसके एक दो एग्जाम्पल लिए हैं, इसको समझ पाए। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जबकि हमने अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, यू लिखा हुआ है ना, 1.0074 यू एंड सो, और अल्फा पार्टिकल का इतना दे रखा 4.003 यू। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना था, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी में इसका मतलब अल्फा पार्टिकल कैसे बना होगा, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 2He4 तैयार। तो हम लोग इसका क्या बताए थे आपको कि बाइंडिंग एनर्जी क्या निकालते हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, उनका मास निकालो। तो 2 न्यूट्रॉन का मास, 2 प्रोटॉन का मास, और जो न्यूक्लियस है उसके मास को माइनस करो। तो जो आया उसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। ये सब डाटा रखा तो मास डिफेक्ट कितना आ गया, इतना आ गया। यूनिट मास डिफेक्ट बराबर क्या बताया था, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से इतना मल्टीप्लाई किया तो ये 931 पर बताया था ना, एक एमयू के करस्पॉन्डिंग कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। तो ये आंसर हो गया। अभी कहता पर न्यूक्लियर निकालो, तो अभी तो नहीं पूछा मैंने, पर न्यूक्लियर बोलता तो 2He4 इसमें क्या, कितने न्यूक्लियर्स होते हैं अल्फा में, 4 होते हैं, तो 4 का हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी 4 का डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स 6.25 समथिंग आ जाएगा, मतलब ये स्टेबल होगा, है ना।
बिस्मथ से भी ज्यादा स्टेबल होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कि मास ऑफ नियॉन, इसके लिए 10 Ne20 और कैल्शियम, इसका मास M1 बोला और कैल्शियम का 20 Ca, कैल्शियम का M2। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास, 5 ऑप्शन में कौन कौन सा सही? ये है M1 का वैल्यू 10 Mp प्लस 10 Mn, तो और बी ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन, M2 लेस, M2 इक्वल टू 2M1, M2 ग्रेटर देन 2M1, M2 लेस देन 2M1 में कौन कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें देखना है। तो इसके आंसर ए बी ई होंगे। तो पहले हम ए को समझें। ए M1 किसका मास है? नियॉन का। तो 10 Ne20 क्या बता रहा है? इसमें 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। तो ऑब्वियस है 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन का मास का सम इस पूरे नियॉन के न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा? आपको पता है कि जो इसका मास होगा इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या होगा? कम होगा। तो M1 लेस देन 10 Mp प्लस 10 Mn, जब उनको कलेक्ट करोगे तो मास डिफेक्ट हो जाता है ना एनर्जी की फॉर्म में, तो मास तो कम आएगा ना। तो मास कम आएगा तो इसका मतलब इनके अलग अलग पार्टिकल्स के कंपेरिजन में इसका मास क्या होगा? कम होगा। सेम कंडीशन इसके लिए भी, M2 के लिए 20 प्रोटॉन 20, तो इनके अलग अलग पार्टिकल का मास का सम ज्यादा होगा और कंबाइंड सिस्टम का कम होगा। तो इसलिए न्यूक्लियस का मास इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या होता है? कम होता है। क्यों? जब हम इसको बाइंड करते हैं तो वो एनर्जी डेल्टा एम मास डिफेक्ट की वजह से मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आते हैं सी, M2 इक्वल टू M1। तो अब ये होगा नहीं होगा इसके बारे में हमको सोचना है। तो हमने इसको लिखा हुआ है, जैसे नियॉन के लिए देखो प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन 10 है, कैल्शियम 20, न्यूट्रॉन। तो देखो यदि हम नियॉन और कैल्शियम की कंपैरिजन करें तो नियॉन का साइज छोटा है। तो जब नियॉन का साइज छोटा है तो इसके न्यूक्लियॉन्स को बांधना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि छोटा साइज है तो आराम से बांध सकते हो। लेकिन जो कैल्शियम है इसमें देखो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन बढ़ जाएगा ना, तो ये इसकी साइज बड़ी होती जाएगी। जब साइज बड़ी होती जाएगी तो इसको हमें बांध पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा, हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब इसको मुश्किल काम है थोड़ा बांधना। तो जब बांधना इसको मुश्किल काम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, या यूं कहिए इसका मास डिफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा परसेंटेज वाइज। इसका मास डिफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि इसको बांधने में ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखो जितना बड़ा न्यूक्लियस होता जाएगा उसका बाइंडिंग एनर्जी, उसको बांधने में जो है हमको ज्यादा डिफिकल्टी होगी यदि वो स्टेबल है। तो हमें पता है ना आयरन मोस्ट स्टेबल है, बिस्मथ लास्ट स्टेबल है, तो उससे तो कम पे ही है ना अभी हम। तो इसका मतलब कैल्शियम का साइज ज्यादा है, तो कैल्शियम को बांधने में जो मास डिफेक्ट होगा परसेंटेज वाइज वो नियॉन से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कैल्शियम का जो मास डिफेक्ट नियॉन से ज्यादा होगा, तो जब मास डिफेक्ट ज्यादा होगा तो ये भले ही इसका एटॉमिक मास जो है कैल्शियम का नियॉन से डबल है, लेकिन मास डिफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोगुने से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? M2 का जो वैल्यू है वो 2M1 से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि मास डिफेक्ट ज्यादा हो गया। यदि मास डिफेक्ट नहीं होता तो M2 बराबर 2M1 हो जाता, क्योंकि इसका एटॉमिक 20 है, उसका 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2M1 होता है। लेकिन डिफेक्ट ज्यादा हो गया तो वैल्यू कम बचेगी ना, तो इसलिए M2 क्या हो जाएगा? लेस देन 2M1। इसलिए आंसर क्या होगा? A, B एंड E होगा। ठीक है।